नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आपके लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार क्लास जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा। कंप्लीट रिवीजन हर बार की तरह इस बार भी कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट में पूरा रिवीजन करेंगे एक एक को लेकर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का नाम आपने सुन रखा है, नहीं सुन रखा हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट करवाएंगे आपको जीरो से लेकर बेसिक तक, बेसिक से लेकर कंप्लीट करवाएंगे। ये रिवीजन क्लास रहेगी सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। थोड़ी लंबी होगी लेकिन हम कंप्लीट कर देंगे। अभी तक आपको कुछ नहीं पता, सपोज आपको जीरो पता है, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो अब हम आज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आती है एजुकेशन। जब नाम ही हमारे सब्जेक्ट का क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले एजुकेशन को तो पता करो भाई, एजुकेशन होती क्या है। एजुकेशन के बारे में पता करते हैं पहले। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग मेथड। कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग मेथड से। कौन कौन से लर्निंग मेथड हो गए जिससे हम सीखते हैं, वो फॉर्मल हो गए और इनफॉर्मल हो गए। फॉर्मल मतलब कि जो हम जैसे स्कूल्स में या फिर कॉलेज में, ऑफिस में, इनमें सीखते हैं, और इनफॉर्मल जो आप दोस्तों के साथ सीखते हो। तो ये हो गया, क्या क्या सीखते हो, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ये सब आप क्या करते हो, एक्वायरिंग करते हो। एक्वायर मतलब कि एक तरीके से प्राप्त करते हो, ग्रहण करते हो, वही क्या है, नॉलेज। तो नॉलेज इज अ सॉरी एजुकेशन है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स को एक्वायरिंग करते हो, अडॉप्ट करते हो, प्राप्त करते हो, इसके द्वारा, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड के द्वारा। ठीक है, अब एजुकेशन आया है। अब एजुकेशन में एम क्या क्या है वो एजुकेशन का, हम एजुकेशन का करेंगे क्या, एजुकेशन करने का उद्देश्य क्या क्या है, लक्ष्य क्या क्या है, गोल क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो एजुकेशन है, मान लो आप पढ़ क्यों रहे हो भाई, बात आती है आप पढ़ क्यों रहे हो। तो पढ़ना मतलब कि कुछ तो है, पढ़ाई, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। तो एजुकेशन सर्व्स मल्टीपल पर्पज इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो एजुकेशन है उसका बहुत सारा पर्पज है, उसका शेपिंग में इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए बहुत उसका क्या है, मल्टीपल पर्पज है। द एम ऑफ एजुकेशन, द एम्स ऑफ एजुकेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग की एरियाज। जो एजुकेशन के एम है उसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से कैटेगरीज हो गई उसकी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सपोज आप पढ़ रहे हो, आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। पहली चीज तो आप हेल्थ आपकी डेवलप होगी। कैसे होगी, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपनी हाइजीन पर ध्यान रखोगे, बिल्कुल डेली आप क्या है, नहाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, साफ सुथरे रहोगे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। आपको कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, कैसे आपको बात करनी है, वो सब आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब कि इंडिविजुअल मतलब कि आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, अब वहां पर सपोज 5 परिवार है, किसी भी सोसाइटी में 5 घर है, 5 में से 3 पढ़े लिखे हैं, ठीक है, 3 के पास एजुकेशन है, 2 के पास सपोज एजुकेशन नहीं है, 2 के पास एजुकेशन नहीं है, तो क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, सुनो। 3 के पास एजुकेशन है तो वो उन 2 को भी क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे कि भाई ये है कुछ, अगर वो 2 गलत काम करेंगे तो उनको रोकेंगे। कंप्लीट एक तरीके से उसमें भी डेवलपमेंट करेंगे सोसाइटी में। तो सोशल डेवलपमेंट हो गया, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि जब आप एजुकेटेड रहोगे तो आप पैसे कमाओगे, ये थोड़ी आप बैठे रहोगे। एजुकेशन का एक उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी इकोनॉमिक डेवलप हो जाएगी, आप डेवलप, आपकी सोसाइटी डेवलप, आपके पास पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिक है इंडिया का डेवलपमेंट होगा, नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा जब किसी देश का डेवलपमेंट हो जाएगा तो एक तरीके से ग्लोबल का भी डेवलपमेंट हो गया, पूरे विश्व का क्या होगा, कल्याण हो गया सर। ओके, तो पढ़ाई एक तरीके से बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट का बात, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। बात कर ली हमने एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन क्या होती है। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है सर, एजुकेशन को तो कर लिया हमने, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भी बता दीजिए। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, यूज ऑफ, देखो आ सकती है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है, तो याद करें, क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में पूछ ले। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू यूज ऑफ डिजिटल टूल्स। क्या क्या, यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव मेथड टू इनहेंस टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। ओके, कि ओवरऑल अगर हम देखें कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, तो बहुत सारी टेक्निक का, मेथड का, सोशल मीडिया का, डिजिटल टूल्स का, टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें क्या करनी है, हमारी जो एजुकेशन है उसको बेटर बनाना है। क्या करना है, उसको बेटर बनाना है ताकि अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से एजुकेशन प्राप्त हो सके।
क्योंकि उद्देश्य देख लिया तो अब उस एजुकेशन में हमको टेक्नोलॉजी डाल देनी है, वही होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब उसके चाहे वो मेथड में डालो, लर्निंग एक्सपीरियंस में डालो, कैसे भी डालो, आपको उसमें अगर टेक्निकल चीज़ों का यूज ले लिया, टेक्नोलॉजी का यूज ले लिया, डिजिटल टूल्स का यूज ले लिया, तो वो होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसे सपोज आप कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर पर आप पढ़ रहे हो, अभी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर आप क्लास ले रहे हो, तो ये भी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इट इंटीग्रेटिव सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डिजिटल रिसोर्सेज टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड एफिशिएंटली लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, ये इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना देता है और क्रिएट कर देता है। इट इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिजिटल रिसोर्सेज, इनका इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एम्स क्या क्या है। जैसे हमने एजुकेशन का पढ़ा एम, वैसे ही हम किसका पढ़ेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी पढ़ेंगे। तो पहली आती है आपके पास इंप्रूव एजुकेशन क्वालिटी। फर्स्ट क्या आता है, इंप्रूव एजुकेशन क्वालिटी। पहली चीज, अगर आप सपोज अभी अगर मैं आपको नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं और अभी आपकी स्लाइड चल रही है इस पे पढ़ाऊं, तो आपकी क्वालिटी किस में इंप्रूव है, तो आप बोलोगे सर क्वालिटी तो स्लाइड में ही है, मज़ा तो इसमें आता है। क्यों, क्योंकि सही तरीके से दिखता है, एक एक पॉइंट दिखता है, वहाँ पे कभी इंटरनेट इश्यूज हो गया तो ब्लर हो जाएगा, तो क्वालिटी तो किस में आ रही है, इसी में आ रही है। तो एक तरीके से एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, वो भी अच्छा है, उस पर भी बहुत पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इंप्रूव क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट है वो लर्न ज़्यादा करने लगे। यूज ऑफ रिसोर्सेज वाइजली, जो भी हमारे पास यूजेज रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे आजकल बहुत चैट जीपीटी चल रहा है, चैट जीपीटी पर तुरंत क्वेश्चन डालो, तुरंत आपके आंसर आ जाएगा। तो वाइजली मतलब बुद्धिमानी से आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो। अब वो कब कर रहे हो, जब आपके पास एजुकेशन है, आपको पता है। ठीक है। मॉडर्नाइज टीचिंग मेथड को मॉडर्न बनाने के लिए। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, एजुकेशन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। रिड्यूस लर्निंग गैप्स, जो भी लर्निंग गैप्स है उसको रिड्यूस करने के लिए। सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, के लिए। ओके, तो ये आपने क्या है, एम्स देख ली इसकी। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। स्कोप क्या क्या है सर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसको काम में ले लेते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसको हम कहाँ कहाँ पर काम में लेते हैं। तो फर्स्ट आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, पहला तो एजुकेशन में काम लेते हैं। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में लेते हैं। इंप्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग, अभी बताया मैंने, टीचिंग को लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए कैसे पढ़ाना है, मेथड अलग अलग यूज लो। इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, अलग चैप्टर है उसमें देखेंगे एवी एड्स को। केवल ऐसे याद रख लो, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी वीडियो चल रही है आपके पास, तो ये क्या हो गया, एवी एड्स हो गया, जिसमें आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। ठीक है। इधर आ गया एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म, रिसर्च, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है। ऑनलाइन, जैसे अभी ऑनलाइन है, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ पे बैठे हो। ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन हो गया ऑनलाइन। फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, जैसे कमेंट करते हो आप फीडबैक में। ठीक है। रिसर्च है, कुछ रिसर्च करनी हो तो आपके टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है। तो ये हो गया स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब कि कहाँ कहाँ पर आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम में लेते हो, वो होता है स्कोप्स। अब एजुकेशनल फिलोसॉफी टॉपिक आता है, छोटा सा है, केवल अभी रिवीजन है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कंप्लीट इस क्लास में क्या है, हमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराना होता है, जिससे आपका रिवीजन हो सके, आपके जो माइंड है, मेमोरी से उसमें प्रिक हो सके वो आपके आंसर, ये टॉपिक। एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या है, पहली बात तो फिलोसॉफी होती क्या है सर, फिलोसॉफी साइंस की भी साइंस है भाई, जितनी भी साइंस है उसकी भी साइंस क्या है, फिलोसॉफी है। ये हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ साइंस या स्टडी ऑफ नॉलेज। फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। वही बात आ गई, किसने दी थी, अकॉर्डिंग टू फिट्स। ठीक है। ये बात आ गई फिलोसॉफी के बारे में, फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंस। नेक्स्ट आता है टीचिंग, बात आती है टीचिंग के बारे में। जब एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो टीचिंग की तो आएगी, पढ़ाई कैसे। टीचिंग इज अ प्रोसेस, टीचिंग क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें इम्पार्ट नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड टू लर्नर्स थ्रू वेरियस इंस्ट्रक्शनल मेथड। बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड के थ्रू नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स है उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, प्रोवाइड किया जाता है, गिविंग दिया जाता है। अब जैसे टीचिंग है, मैं अभी इससे अच्छा आपको क्या पता चलेगा टीचिंग के बारे में, कि टीचिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को, मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है, मेरे अंदर जितनी भी स्किल्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। लर्नर्स मतलब कि आप, थ्रू वेरियस इंस्ट्रक्शनल मेथड, बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड के थ्रू प्रोवाइड करना या इम्पार्ट करना। टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस वेयर वन पर्सन शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज। एक डेफिनेशन ये भी हो गई कि टीचिंग क्या है, टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है, टीचिंग एक एक्टिव प्रोसेस है वेयर, जहाँ पर वन पर्सन यानी कि मैं अब शेयर इन्फॉर्मेशन, मैं अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूँ किसके साथ, विद अदर्स, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं,
टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंज, जिससे आप में क्या हो, बिहेवियर चेंज आ सके। ठीक है, आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। देखो, टीचिंग है वो पहली बात तो कम्युनिकेशन के बेस पर होनी चाहिए, जिससे क्लियर एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट। भाई कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जैसे मैं टीचर हूँ, आप पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसको आपको समझ में नहीं आया, मैंने सही तरीके से आपको समझाया नहीं, तो किस बात की टीचिंग हुई? तो क्लियर एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट। मोटिवेटिंग, दूसरा था कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटिवेट, लर्नर्स को मोटिवेट करो, इनकरेज लर्नर्स टू पार्टिसिपेट। कंटिन्यूअस, टीचिंग इज नॉट वन टाइम, टीचिंग यानी कि एक बार तो छुट्टी, ऐसा नहीं है। टीचिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, आप जिंदगी भर सीख सकते हो, जिंदगी भर टीचिंग प्रोसेस को काम में ले सकते हो। मेजरेबल होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस इज जज्ड बाय स्टूडेंट लर्निंग। इफेक्टिवनेस कैसे देखें? सपोज कोई वीडियोज है, मेजरेबल की बात चल रही है, अब ऐसे समझो आप इसको, कोई वीडियोज है जिसपे सपोज किसी पे 10 के व्यूज आ रहे हैं और किसी पर 200 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो आप किससे समझोगे इफेक्टिवनेस? तो आप सब देखते हो कि यार ये 10 के है, इस पे ज़्यादा व्यूज है, तो एक बार इस पहले ये देखेंगे पर, ठीक है ना। तो मेजरेबल क्या है? इफेक्टिवनेस इज जज्ड बाय स्टूडेंट लर्निंग, कि कितने स्टूडेंट उस पर पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट लर्निंग कर रहे हैं, इससे आप इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हो। ठीक है। प्लान एक्टिविटीज, प्लान एक्टिविटीज मतलब कि टीचिंग इज पर्पसफुल एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, पूरी प्री प्लान होती है टीचिंग, ये नहीं कि आप उठाया माइक और चलो पढ़ाना स्टार्ट, ऐसा नहीं है। टीचिंग पर्पसफुल एंड ऑर्गेनाइज होती है, प्लान होती है, इन इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव इन्वॉल्व टीचर एंड लर्नर्स, इसमें टीचर भी इन्वॉल्व है और लर्नर भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, आप भी इन्वॉल्व है, जब भी तो एक टीचिंग स्टार्ट हुई है। टू वे प्रोसेस होती है, टीचर गाइड करता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्लास कैसी लगी, आपने कमेंट किया सर मजा आ गया एकदम बार, ठीक है। फिर आप कहोगे सर कि कम्युनिटी की भी लेकर आओ, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल लेकर आएंगे, ठीक है। वो क्या हो गया? टू वे प्रोसेस होगी। गोल ओरिएंटेड, एम टू ब्रिंग डिजायर्ड लर्निंग, ठीक है भाई, एक गोल होना चाहिए। गोल क्या है कि मुझे कंप्लीट एजुकेशन टेक्नोलॉजी वन शॉट में करवानी है, ये गोल हो गया मेरा। गोल हो गया तो मैं करवानी है, मतलब मैं टीचिंग प्रोसेस काम में लूंगा। डायनेमिक प्रोसेस, अडेप्ट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड, ठीक है, जैसे आपने अभी बताया कि सर CHN की भी लेकर आओ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भी, तो आपकी नीड क्या होगी? इसकी वन शॉट लेकर आओ। अडेप्ट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड, आपकी नीड है CHN की भी लेकर आओ, तो उसको मैं अडोप्ट करूंगा कि मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, ऐसा हो गया। नेक्स्ट, यहां तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। टोटल मिला के बात यह है कि आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी में करना क्या है, आपकी एजुकेशन को क्या करना है? बेटर बनाना है, ठीक है। बेटर बनाना है आपके एजुकेशन को, कैसे भी करके एजुकेशन को बेटर बनाना है, ठीक है। चाहे अब कोई भी आप उसमें रिसोर्सेज सोर्सेज संसाधन कुछ भी काम में लो, टेक्नोलॉजी काम में लो, तो वो होती है एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी काम में लेना, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। ओके, चैप्टर 2 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है करिकुलम। क्या आता है? करिकुलम। अब करिकुलम को अगर हम एक शब्द में समझें तो जो आपका सिलेबस है वही क्या है? करिकुलम है। जो आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वही क्या है? करिकुलम है। जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जैसे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया? एजुकेशन। सेकंड चैप्टर क्या हो गया? असेसमेंट वाला। थर्ड चैप्टर क्या हो गया? फोर्थ चैप्टर क्या हो गया? फिफ्थ चैप्टर क्या हो गया? तो ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो ये सभी क्या है? करिकुलम है, ठीक है। द टर्म करिकुलम इज अ लैटिन वर्ड, करिकुलम क्या है? एक लैटिन वर्ड। कौन सा है? लैटिन वर्ड क्यूरेर, विच मीन्स, इसका मतलब होता है रनिंग या रेस कोर्सेस, ऑन और रन अवे, लेप और कोर्स, विच वन टेक टू रिच गोल, ठीक है, जिससे क्या है कोई भी गोल है हमें प्राप्त कर सके। दूसरा देखो, इसमें आपको एक बात याद रखनी की लैटिन वर्ड क्या है, ये है, और इसका मतलब होता है ये, ठीक है। Curriculum is a sum of total. Curriculum is a sum total of student activities which is school sponsor for all the purpose and of achieving its objective. अल्बर्ट्स ए और अल्बर्ट्स ई ने ये डेफिनेशन दी है कि करिकुलम क्या है? करिकुलम सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी, ये स्टूडेंट की पूरी एक्टिविटीज होती है, चाहे हम उसको फर्स्ट, जैसे स्कूल है, स्कूल में फर्स्ट पीरियड आता है आपके इंग्लिश का, सेकंड पीरियड आता है हिंदी का, थर्ड आता है मैथ का, फोर्थ आता है साइंस का, ठीक है, और फिफ्थ पीरियड आता है मान लो प्ले, कोई भी खेल वेल का, ठीक है, गेम्स का। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? पूरी जो एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स की, ये हो गई करिकुलम। जो भी कर रहा है वो स्कूल्स में, वो क्या हो गया? करिकुलम हो गया। जैसे आपके ऊपर लेकर चले, BS नर्सिंग का सिलेबस है, तो आप पहले थ्योरी लगती है, ठीक है, थ्योरीज की क्लासेस लगती है आपकी एक एक सब्जेक्ट की, उसके बाद में आपको हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग पे लगाया जाता है, उसके बाद में वापस जाते हो आप, इंटरनल देते हो, उसके बाद में आपके एग्जाम आ जाती है, मेन एग्जाम, उसमें प्रैक्टिकल देते हो, वाइवा देते हो, तो पूरी जो प्रोसेस है, पूरा आप जो कुछ कर रहे हो, वो सभी करिकुलम के अंडर आता है। आप करिकुलम के, जो आपके करिकुलम में लिख रखा है वैसा का वैसा ही आप कर रहे हो, ठीक है।
फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये पूरा करिकुलम में है। जैसे बीएस नर्सिंग का कोर्स है वो 8 सेमेस्टर में करवाना है तो ये करिकुलम के अंडर आता है। करिकुलम इज डिफाइंड एज ऑल डायरेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। इन द एजुकेशन करिकुलम इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द totality of student experiences that occur in the educational process. Okay, the term often refers specifically to planned sequence of instruction or to a view of students experiences in terms of the educators schools and instructional goal. ठीक है, अब जो बात मैंने आपको समझाई है वही बात यहाँ पर लिखी गई है। The terms curriculum refers to lesson and academic content taught in school और specific course और a plan। अभी बताया मैंने आपको कि करिकुलम क्या है। करिकुलम का मतलब है कोई भी लेसन हो गया, कोई भी एकेडमिक कंटेंट हो गया जो आपको पढ़ाया जाता है किसमें, स्कूल्स में या स्पेसिफिक कोर्स या प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है, वही क्या होता है, करिकुलम होता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझे तो। फिर आता है टाइप्स ऑफ करिकुलम। क्या आता है, टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के क्या क्या टाइप्स है, तो जैसे वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है करिकुलम के, लेकिन हम मेनली 3 टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, करिकुलम के मेनली 3 टाइप पढ़ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप है लेकिन हम केवल 3 टाइप पढ़ते हैं। फॉर्मल करिकुलम, तो जैसे अब यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, स्कूल्स के ऑफिशियल सब्जेक्ट और टेक्स्ट बुक। जैसे स्कूल्स में आप जा रहे हो, फॉर्मल करिकुलम की बात चलती है। फॉर्मल करिकुलम मतलब कि फॉर्मली स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, एक तरीके से ऑफिशियली जो काम होते हैं वो ऑफिशियली करिकुलम होते हैं, वो फॉर्मल के अंदर आते हैं। जैसे सिलेबस हो गया आपका, बिजनेस का सिलेबस हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई आपकी, तो वो सभी फॉर्मल में आ गई। इनफॉर्मल करिकुलम में क्या आता है, फॉर्मल के अलावा जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, स्कूल्स में फॉर्मल के अलावा सीख रहे हो, जैसे आप दोस्तों के साथ कुछ सीख रहे हो तो वो सब इसमें आता है। सॉरी, स्कूल्स में क्या है, स्कूल अगर स्कूल में सीख रहे हो तो हिडन आ गया, स्कूल के बाहर सीख रहे हो, ठीक है, तो वो आ गया इनफॉर्मल। जैसे फील्ड ट्रिप पे जाते हो, अभी देखेंगे आगे फील्ड ट्रिप क्या होती है। क्लास के बाहर जो भी सिखाया जाता है, आपको ले जाया जाता है पढ़ाने के लिए, वो फील्ड ट्रिप होती है। आपकी हॉस्पिटल पोस्टिंग लगती है ना, कम्युनिटी पोस्टिंग हो गई, तो वो भी फील्ड ट्रिप के अंदर ही आती है। सीएससी पीएससी पर आप घूम रहे हो वो, ठीक है। हिडन करिकुलम मतलब कि वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर जो इनडायरेक्टली सिखाए जाते हैं, जैसे डिसिप्लिन हो गया, टीम वर्क हो गया। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा करिकुलम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन करिकुलम के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। अब क्लास इतनी जल्दी चल रही है कि थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, तो करिकुलम को कैसे डेवलप करें, आपका जो सिलेबस है वो बनाया कैसे जाता है सर, जो भी आपका सिलेबस है बीएससी नर्सिंग का, वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसकी पूरी प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्लान किया जाता है उसको, कैसे एक एक फर्स्ट चैप्टर को कैसे आपको ये फर्स्ट क्यों लिखा है इसको, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये लास्ट में क्यों नहीं दिया, तो वो पूरा प्रोसेस देखते हैं अपन, समझते हैं, वही करिकुलम प्रोसेस कहलाती है। द करिकुलम डिजाइन प्रोसेस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड थ्रो मच क्रिएट्स इंस्ट्रक्शंस। देखो क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सपोज आपको जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रहे हैं, तो अब ये थोड़ी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भाई सोच लिया कि यार ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ानी है इनको, तो चलो पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि एक उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है कोई, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को क्या किया जाता है, उससे पूछा जाता है, उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। कोई सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, कम्युनिटी का जो भी एक्सपर्ट है, उससे सलाह ली जाती है, एडवाइस ली जाती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि क्या क्या एक तो इनको कंटेंट देना है, कौन कौन सा कंटेंट दे जिससे समझ सके ये, और किस टाइप से हम इसको डिवाइड कर दें, मतलब फर्स्ट चैप्टर को क्या नाम दे, फर्स्ट में क्या कंटेंट रखे, सेकंड में क्या रखे, तो वो सभी एक प्लान होती है। ठीक है, ये होता है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। बट हाउ डज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए एक्सपर्ट गेट ट्रांसलेट इनटू एजुकेशनल कंटेंट दैट इज इफेक्टिव फॉर लर्नर्स। ठीक है, इट गोज थ्रू 4 स्टेप्स डिजाइन। हुआ क्या है कि एक्सपर्ट ने तो बता दिया कि ये कंटेंट दो आप, लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे रखे अपन, कैसे कंटेंट में रखे, बताया ना मैं, फर्स्ट चैप्टर क्या रखे, सेकंड क्या रखे, थर्ड क्या रखे, तो वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए या लर्नर्स के लिए इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसके लिए 4 स्टेप्स दी गई है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, डिजाइनिंग, बिल्डिंग कंटेंट एंड इवेल्युएशन। पूरी स्टेप्स को एक समझ लेते हैं, डीपली देखेंगे नहीं इसको। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन को लेना, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन ली, इकट्ठा कर ली, ठीक है, उसके बाद में डिजाइन करा, हमने डिजाइन करा कि कैसे कहाँ पर रखे, आगे कौन सा रखे, पीछे कौन सा रखे, डिजाइनिंग कर लिया। बिल्डिंग द कंटेंट, पूरा कंटेंट क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। ठीक है, फिर इवेल्यूशन,
इवैल्यूएशन किया कि अब जो कंटेंट बनाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये होता है इसकी पूरी प्रोसेस। आगे चलते हैं यूनिट प्लानिंग। अब 3 प्लान है, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, यूनिट लेसन एंड कोर्स प्लानिंग, ठीक है। 3 प्लानिंग हो गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट प्लानिंग के बारे में। यूनिट प्लानिंग क्या होती है? यूनिट प्लानिंग में बी डिफाइन ए कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ द रिलेटेड कंटेंट एंड मीनिंगफुल एजुकेशनल एक्टिविटीज सो डेवलप एज टू अचीव्स प्यूपिल्स। अब प्यूपिल्स मतलब कि वो आंख वाला प्यूपिल्स नहीं है, ये कौन सा है? शिष्य, स्टूडेंट्स वाला, स्टूडेंट के पर्पज के लिए। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस विच रिजल्ट इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर चेंज, ठीक है। अभी समझाएंगे इसको। कोर्स प्लानिंग क्या होती है? Course planning is the developing of an educational plan for a specific course of study. Several short subject course and each courses with many interrelated units. ठीक है, and award to diploma or degree after successful completion. Okay, it is plan of logical sequence of correlated and integrated subject which student may pursue. ठीक है सर, गिविंग गोल। देखो एक और देख लेते हैं लेसन प्लान। देखो लेसन प्लान, यूनिट प्लान और कोर्स प्लान। तो पहले अपन देखते हैं लेसन प्लान। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान से। तो लेसन प्लान होता क्या है? लेसन प्लान का मतलब है कि आज जैसे मैं आया, मैंने आते ही आपको क्या बोला कि आज की हम क्लास में क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे उसको। तो वो क्या हो गया? लेसन प्लान। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द क्लास, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है उस क्लास के अंदर, उस पीरियड में स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ों का यूज लिया जाएगा, कौन कौन से उस मेथड का यूज लिया जाएगा, वो सभी किस में आती है? लेसन प्लान में आती है। आपके मार्ट साहब आए कॉलेज में, मार्ट साहब ने आपको बोला कि आज हम गणित का 4 यूनिट करेंगे, चौथी यूनिट करेंगे, 4th यूनिट करेंगे मैथ की। तो 4th यूनिट के केवल क्वेश्चन 1 to 10, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। इस पीरियड में 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या हो गया? लेसन प्लान हो गया, ठीक है। कोर्स प्लान क्या होता है? जैसे बीएस नर्सिंग कर रहे हो आप, तो कंप्लीट बीएस नर्सिंग का कोर्स हो गया। और जब ये कोर्स हो जाता है तो आपको एक डिग्री या डिप्लोमा दिया जाता है सक्सेसफुल कंप्लीट करने के बाद। तो बीएस नर्सिंग क्या हो गया? कोर्स प्लान हो गया। लेसन प्लान जो कि आपको एक पीरियड में पढ़ाया जाता है, और यूनिट प्लान मतलब कि कंप्लीट यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने, वैसे तो मैं वन शॉट कराता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरा यूनिट की बात करूँ तो वो आता है यूनिट प्लानिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर्स। कोई भी टीचर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट होता है एडेप्टेबिलिटी, कोई भी चीज़ को अडेप्ट करना, जैसे नई टेक्नोलॉजी आई तो उसको अडेप्ट कर लो। एम्पैथी हो गया, एक्टिव लिसनिंग हो गया, कोई भी है चीज़ उसको ध्यान से सुनो। एंगेजमेंट हो गया, एंगेज रहना, किसी भी सुन रहे हो तो सुनते रहो, देखे क्या बोलता है। पेशेंस, धैर्य बनाए रखे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर जिंदगी भर सीखने को भी मिले तो वो सीखता रहे। कोलेबरेटिव मतलब कि इंग्लिश वाले सर ने हिंदी का कोलेबरेट कर लिया, मैथ का कोलेबरेशन कर लिया, किसी के साथ कोलेबरेट करना। क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ाए, क्रिएटिव करते करते, जैसे रेड पेन से लिख दिया, फिर ब्लू से लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये क्या हेडिंग अलग दिख रही है तो क्रिएटिविटी होगी। प्रिपरेशन, पहले प्रिपेयर करके आए। मीट स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट से मिले भी, ऐसा नहीं है। पंक्चुअल मतलब कि टाइम का पंक्चुअल हो। ह्यूमरस हो, मोटिवेशन दे। कंसिस्टेंट हो, रिलायबल हो, ऑनेस्ट, इथिकल, एनकरेजमेंट एंड क्लासरूम रूल्स, ठीक है। कोई क्लासरूम के अगर रूल्स बनाए गए हैं तो उसको मेंटेन रखे। इथिकल मतलब कि क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में उसको पता हो। ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। रिलायबल मतलब कि ट्रस्टेबल होना चाहिए, उसके भरोसेमंद होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई टीचर है, उसको पता है कि हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कराना है, ये टाइम दे रखा है हमें और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो अब वो कराए ही, यानी कि बीच में भाग जाए। उस कोचिंग में क्या होता है कि उनको दिया जाता है कि आपको जैसे केमिस्ट्री का सब कंप्लीट रिवीजन कराना है या फिर कंप्लीट सिलेबस कराना है, लेकिन क्या है कि उनको कहीं दूसरी कोचिंग में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो वो चले जाते हैं, तो वो रिलायबल नहीं है। अब उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो उनसे पढ़ रहे थे? कंसिस्टेंट, मोटिवेशन देता रहे। ह्यूमरस, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर हो उनमें। पंक्चुअल हो, ठीक है, ये हमने बात करी ली। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के क्या क्या मेथड है, देखो क्या टॉपिक है आपके लिए। डेफिनेशन, मेथड ऑफ टीचिंग इज अ सिस्टमेटिक, ये आपको टीचर बना के रहेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपको कंप्लीट टीचर बनाया जाएगा। ए मेथड ऑफ टीचिंग इज अ सिस्टमेटिक वे और स्ट्रेटजी यूज्ड बाय अ टीचर टू हेल्प स्टूडेंट लर्न इफेक्टिव। कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीका है, सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी है जिसको यूज लेकर एक टीचर है
वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है लर्निंग इफेक्टिव बनाने के लिए। कोई भी लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। उस स्ट्रेटजी को मेथड ऑफ टीचिंग बोलते हैं। इट इन्वॉल्व द टेक्निक, इसमें क्या क्या शामिल है, टेक्निक शामिल है, अप्रोचेस एंड स्टेप्स टू मेक लर्निंग ईजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग। आपकी पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी टेक्निक अप्रोच काम में स्टेप काम में ली जाती है उसको मेथड ऑफ टीचिंग बोलते हैं। चाहे वो कोई स्लाइड लेकर आए, कोई पिक्चर लेकर आए, कोई वीडियो लेकर आए, वो बीच बीच में मजाक करे आपसे, सीरियस हो, कुछ भी हो, जोक सुनाए, सब कुछ आपके क्या है मेथड ऑफ टीचिंग के अंडर आता है। मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन से मेथड हो गए, तो मेथड को भी हम पढ़ लेते हैं। लेक्चर मेथड फर्स्ट आता है। लेक्चर मेथड भाई बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, सुन लो चलो एक बार, आपने पढ़ रखा है वैसे तो, पूरा रिवीजन चल रहा है आपका। तो लेक्चर मेथड हो गया, दूसरा फील्ड ट्रिप हो गया, पैनल डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, वर्कशॉप हो गया, इधर से लेक्चर मेथड, पैनल मेथड, ठीक है, और बहुत सारे मेथड है जो कि काम में लिए जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। पैनल हो गया, सिम्पोजियम हो गया, सेमिनार हो गया, प्रेजेंटेशन, वो सब मेथड है वो काम में लिए जाते हैं, वो होता है मेथड ऑफ टीचिंग। जो भी आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे वो सभी का होता है मेथड ऑफ टीचिंग होता है। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड को लेकर आए हैं। सपोज आपसे पूछ लिया कि मेथड ऑफ टीचिंग, एनलिस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब लेक्चर मेथड डीपली या एक्सप्लेन लेक्चर मेथड इन डिटेल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो हमने क्या है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, हमने देखे क्वेश्चन उठा के, ठीक है। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट हम लेकर आ जाते हैं ऐसे ही कि यार लेक्चर मेथड है, वर्ड अच्छा लग रहा है ना, तो ये लेकर आ गए, ऐसा नहीं है। हम क्या है कि एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ देखते हैं कि क्या क्या पूछे गए हैं, किस टाइप से पूछे गए हैं क्वेश्चन, और क्या क्या पूछे गए, उनके हिसाब से हम लेकर आए आपके लिए। तो फर्स्ट आता है लेक्चर मेथड। द लेक्चर मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचर फॉर्मली डिलीवर a careful pre-plan expository explanation of theory or some particular topic or problems called lecture method। जैसे कि कोई आता है आपके कॉलेज में आया, आपको पढ़ाया कि चुपचाप बैठ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ केवल सुन लो आप। केवल स्टूडेंट क्या करता है उसमें सुनता है केवल। अब आए आकर सुना दिया उन्होंने मेथड ऑफ टीचिंग क्या होती है, ये होती है, इसमें ऐसा होता है, लेक्चर मेथड में केवल पढ़ाया जाता है, ठीक है। ना तो आप कोई क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो, ठीक है, पूछ लो भले, वो मना नहीं करते, लेकिन क्या है ना तो वो आपको लिखाते हैं नोट्स, ना आपको कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं आता। एक मतलब कुल मिला बात ये है, उनका मतलब उनका एक ही एम होता है कि हम आए, हम बोले, सुनाए और सिलेबस करवाए कंप्लीट। तो इसमें एडवांटेज में क्या है, टीचर हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंटेंट एंड डेवलप प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू प्लान। जब इन्हें प्लान करके आते हैं कि आज मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट कराना है तो वो कंप्लीट कराएंगे, 4 चैप्टर पे वो याद करके आ जाते हैं, रट के आ जाते हैं, ये लो। इसमें क्या है, कम टाइम में लार्ज ग्रुप पढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम समझा रहे हैं, समझाने में क्या टाइम लगता है, लिखाने में टाइम लगता है, तो वो क्या है कि उनको पता है कि भाई 5 मिनट हमारे पास, 5 मिनट में हमको करवाना है, तो 5 मिनट वो बोल के सुना देंगे आपको, खत्म। इट सेव टाइम, क्या है ये टाइम बचाता है, सिलेबस जल्दी कवर करा जाता है लिमिट टाइम में। इट कैन बी ग्रुप ऑफ एनी साइज, ठीक है, ये किसी भी ग्रुप में काम में ले जाता है, ये नहीं कि 5 स्टूडेंट में भी काम में ले लेते हैं, 1 में काम में लेते हैं, 50 में भी काम में ले लेते हैं इसको। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, अब आगे सुना के चले गए तो इसमें स्टूडेंट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, लेक होता है, लेक ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, नींद आ रही है किसी को तो पीछे से। लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, आगे वाले भी चाहते हैं कि हम भी सोए लेकिन वो आगे बैठे हैं। लॉस ऑफ एक्सचेंज आइडिया, स्टूडेंट ना तो एक्सचेंज कर सकते हैं, वो आए सुना के चले गए। लेक्चर में नोट भी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स के कुछ समझ में नहीं आ रहा। फीडबैक इज लिमिटेड, फीडबैक कोई देता ही नहीं है क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, वो बोल देंगे कि चलो टीचर भी खुश हो जाए तो चलो दे ही देते हैं अपन कि सर अच्छा पढ़ाया, ऐसा नहीं है। इट डज नॉट सोल्व प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं होता है यहाँ पे कोई भी। और लेक्चर एक और जोड़वा, लेक्चर या क्लास में भी बोरिंग, ठीक है। आगे आता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको अब ये क्या है कि ये तो पढ़ लेना इसको, बोलिए आप चलो पढ़ लेते हैं, आप बोलोगे चलो आलस आता है आपको पढ़ने में। डिमॉन्स्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल in way which show how particular skill or procedure is performed, okay। Demonstration method increase interest of student, convince them adopt recommended practices। The demonstration method is based on principle learning by doing, ठीक है सर। क्या समझे इससे आप, इससे सर हम ये समझे कि हुआ क्या है कि कोई बच्चा है, कोई टीचर है, क्लिनिकल ड्यूटी चल रही है हमारी, और हमें क्या है कि हमारा ग्रुप है, उनको बेड मेकिंग करना नहीं आता था, लेकिन हमारे टीचर आए, उन्होंने कहा कि चलो बेड मेकिंग करो, तो हमने हाथ खड़े कर दिए, सर हमें तो नहीं आता बेड मेकिंग। तो उन्होंने बताया कि चलो मैं बताता हूँ, देखो
उन्होंने बेड मेकिंग करना बताया, कैसे कॉर्नर सेट करते हैं, कैसे बेड मेकिंग करते हैं, पूरा उन्होंने बेड मेकिंग का प्रोसीजर हमें दिखा दिया। अब दिखा दिया तो दिखाने के बाद में उन्होंने बोला कि अब तुम करो। तो उनको देखकर हम वापस कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने जो शो किया हमारे सामने, उनको हम रिपीट करें। शो मतलब वो सर्कस वाला शो नहीं, दिखाना मतलब SHOW। तो वो जो उन्होंने शो किया है, उनको हम रिपीट कर रहे हैं वापस से देखकर। वो मेथड होता है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या हो गया, इट मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। इसमें आपको क्या इंटरेस्ट आएगा, आप जल्दी सीखोगे इसमें। इट टीच बाय एक्सप्लेनेशन, इट कोरिलेटेड थ्योरी विद प्रैक्टिकल। ठीक है, आगे बात। रिटर्न डिमोन्स्ट्रेशन गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिसेस। डिसएडवांटेज, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। पहली चीज़ क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। पहले खुद ने किया, फिर दूसरे से कराया, फिर उसके साथ वाले से कराया, ठीक है, स्टूडेंट से। मटेरियल नीडेड फॉर डिमोन्स्ट्रेशन, मटेरियल चाहिए इसमें। अब बेड मेकिंग करनी है तो बेड बेड तो चाहिए ना। एक्सपेंसिव लिमिटेड, एक्सपेंसिव होता है, लिमिटेड एंड डिफिकल्टी टू ट्रांसपोर्ट। मान लो कॉलेज में है, कॉलेज में बेड ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लिमिटेड बाय स्पेस एंड मटेरियल अवेलेबल। इंजेक्शन है आपके पास, केवल 4 इंजेक्शन है, ठीक है, और आपको पेशेंट भी 4 ही है, लेकिन स्टूडेंट कितने हैं, 5 है, या फिर 8 हो गए स्टूडेंट, तो बाकी के तो बचेंगे ना। 8 स्टूडेंट है तो 4 स्टूडेंट के क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा उनके हाथ। इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, मतलब कि टीचर को भी आना चाहिए बेड मेकिंग, यानी कि वो डायरेक्ट बता दें। ठीक है। पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या होता है सर? पैनल डिस्कशन इज ए डिस्कशन इन विच 4 to 8 qualified person sit and discuss the topic in front of the large group of audience। ठीक है। पैनल डिस्कशन हैज ए चेयर पर्सन एंड 4 to 8 स्पीकर्स जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। द सक्सेस ऑफ पैनल डिस्कशन डिपेंड अपॉन द चेयर पर्सन। ओके, द चेयर पर्सन इज अ लीडर और कंट्रोलर ऑफ द पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन आप सबको पता है पैनल डिस्कशन क्या होता है। जैसे कि आप सब देखते हो, आज तक देखते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, ABP न्यूज़ देखते हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, उस सब पे क्या है, पैनल डिस्कशन चलता रहता है। पैनल डिस्कशन, एक बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक तरफ कांग्रेस के बैठे हुए हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हैं, एक तरफ किसी निर्दलीय बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे 4 से 8 लोग हैं वो बैठे हुए हैं। बैठ गए सर, फिर क्या, ये 4 से 8 लोग हैं वो बैठे हुए हैं। एक चेयरपर्सन होता है, आज तक का प्रवक्ता, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि आपको एक टॉपिक दे दिया कि आपने 5 साल में क्या किया, या फिर आपने एजुकेशन पर कितना वो किया, इफेक्ट डाला। तो बीजेपी के वाले बोलेंगे कि सर मैंने ये किया, मैंने ये किया। कांग्रेस वाले बोलेंगे ये नहीं किया, ये किया। वो बोलेंगे मैंने ये किया, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है, सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है। आज देखा होगा आपने, ऑडियंस बैठे हुए हैं, फिर कोई ऑडियंस बीच में से उठेगा कि इस पर क्या किया आपने, तो फिर वो डिस्कशन करेंगे। तो वो होता है पैनल डिस्कशन। अब यहाँ पर केवल हमने एग्जाम्पल्स के लिए पता है, ये चेयरपर्सन है वो उसके अकॉर्डिंग ही कितना अच्छा हुआ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब सुनो, जैसे कोई भी हो गया, टीबी के ऊपर पूछ लिया कोई ने, ठीक है। अभी तो मैं से ही आज तक का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन टीबी का एग्जांपल लेके चले कि 5 लड़के हैं, सामने बिठा दिया, उनसे बोल दिया कि ये टीबी पर डिस्कशन करेंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने आंसर दिया, ठीक है। ये हो गया पैनल डिस्कशन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो इसमें, देयर इज चांस टू स्प्लिट इन द पैनल। ओके, द मेंबर्स ऑफ में डोमिनेंट इन पैनल डिस्कशन, भाई उन्होंने आना भी चाहिए, भाई प्रभावी डोमिनेंट होने चाहिए वो। इट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन इफ इट इज़ प्रॉपरली प्लान। अगर ये प्रॉपरली प्लान हो, पूरा प्लान हो, तो ये एक अच्छा मेथड है। इन्फॉर्मेशन रीच टू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, इट अलाउ एक्सपर्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियन। अलग अलग जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी अपनी राय देते रहते हैं इसमें। अगला मेथड आता है फील्ड ट्रिप। 3 तो हो गए थे, चौथा मेथड है, ठीक है। नंबर नहीं है यहाँ पे तो आप डाल लीजिए। चौथा मेथड आता है फील्ड ट्रिप का। फील्ड ट्रिप क्या होती है, आपको बाहर लेकर जा रहे हैं, जो आपको कॉलेज टूर जाता है, कॉलेज टूर हो गया या स्कूल टूर पे जा रहे हैं, तो वो सब फील्ड ट्रिप के अंदर आता है, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। A field trip is a planned visit outside the classroom to a real setting where student can observe, learn, apply theoretical knowledge to practical knowledge। ठीक है। हॉस्पिटल में भी आपका लेकर गए टूर पर, तो आप क्या करोगे, आपने पढ़ के गए कि ये इंजेक्शन है, IM इंजेक्शन है, वो 90 डिग्री पर लगाया जाता है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। आप वहाँ पे गए, आपने लगा दिया 90 डिग्री पर, तो प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करा आपने, थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर दिया। इन नर्सिंग एजुकेशन फील्ड ट्रिप्स हेल्प्स स्टूडेंट्स कनेक्ट व्हाट दे लर्न इन टेक्स्ट बुक टू रियल, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसको आपको रियल में करना, वो फील्ड ट्रिप के में किया जाता है। नेक्स्ट मेथड होता है सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड में क्या होता है, जैसे प्रेजेंटेशन है, एक बच्चा आया,
ठीक है, एक बच्चा उठ के आया, कोई भी आपके 60 बच्चों की क्लास है सपोज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में 60 की बैच होता है, 60 स्टूडेंट्स का। तो 60 बच्चों की क्लास है, टीचर ने दे दिया कि रोल नंबर 58, रोल नंबर 58 वाला कल हेल्थ पर क्या देगा, प्रेजेंटेशन देगा, हेल्थ पर प्रेजेंटेशन देगा, या सेमिनार देगा, रोल नंबर 58। अब रोल नंबर 58 है, वो पूरी तैयारी करके आएगा और पहले टीचर को दिखाएगा, सर ये टॉपिक सही है, तो बोलेंगे ठीक है, सही है, सही है टॉपिक। तो फिर वो पूरा हेल्थ पर सबके सामने आगे खड़ा होकर प्रेजेंटेशन देगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, क्या होगा इससे, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कम्युनिकेशन स्किल से वो सुधरेगी। ओके, ठीक है। और जो 58 रोल नंबर वाला है उसको हेल्थ के बारे में कंप्लीट आ जाएगा। ओके सर। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, ये सब तो हमने क्या है कि उसकी बात कर ली, किसकी, स्टूडेंट के लिए। माइक्रो टीचिंग होती है टीचर के लिए। अब टीचर को ट्रेनिंग देना माइक्रो टीचिंग के अंडर आता है। टीचर को बोल दिया हमने कि 5 से 7 मिनट है आपके पास, और आपको सपोज, हाँ हेल्थ पर ही देख लेते हैं, आपको हेल्थ समझाना है आपको, या आपकी कोई क्लास में कोई खड़ूस मैम है, उनको बोल दिया कि 5 से 10 मिनट है आपके पास, और आपको सपोज सोशियोलॉजी का फर्स्ट या फिर फैमिली, सोशियोलॉजी में आपके फैमिली एक टॉपिक आया था, फैमिली को आपको समझाना है सोशियोलॉजी में और पढ़ाओ। तो अब अगले दिन वो तैयारी करके आए पूरी मैडम, उन्होंने पढ़ाया तो बच्चों को मज़ा नहीं आया पढ़ने में, कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या करेंगे वो, बच्चों ने तुरंत फीडबैक दे दिया कि मज़ा नहीं आया मैम, वापस से तैयारी करके आओ। ठीक है, तो टीचर बोलेंगे कि ठीक है वापस से जाओ, तैयारी करके आओ, तो अगले दिन वापस से रिप्लान करेगा पूरा, रिटीच होगा और रीफीडबैक दिया जाएगा उनको। ये होती है इसकी पूरी स्टेप्स। ठीक है, ओके भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से, इससे क्या होगा, टीचर की स्किल्स इंप्रूव होगी। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए 5 से 10 मिनट में। एडवांटेज क्या हो गया, इंप्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, रिड्यूस फियर ऑफ लार्ज क्लासरूम, मेक टीचर मोर कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव। डिसएडवांटेज में क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग है, स्ट्रेसफुल है, टेंशन रहेगी कि यार बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मेरे पढ़ाया गया। कवर ओनली लिमिटेड टीचिंग स्किल्स। ठीक है, फिर आता है क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, A clinical learning environment is a real life setting where nursing student apply theoretical knowledge into practical knowledge। मतलब कि जैसे कि आप समझ सकते हो कि आप अभी theoretical knowledge पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ा कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ ली आपने, और स्टिच कैसे रिमूव करते हैं, या फिर जो भी आपकी थ्योरीज है प्रोसीजर की, वो आपने पढ़ ली। अब आप उस चीज को प्रैक्टिकल में लेकर आओगे, आप, मतलब सीख तो लिया इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन उसको अब आप प्रैक्टिकल करोगे, लगाना सीखोगे, लगाओगे, तो वो होता है क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। एक रियल लाइफ सेटिंग होती है। एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल वार्ड्स हो गया, ओपीडीज हो गई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जो क्लिनिकल लर्निंग है, क्लिनिकल लर्निंग मतलब कि जैसे इंजेक्शन हो गया, ये मेथड हो गया, ये क्लिनिकल लर्निंग हो गई। अब ये आप कहाँ पर यूज कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट क्या कहलाता है, क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसके एग्जांपल हॉस्पिटल हो गए, ओपीडीज हो गए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, क्लिनिक्स हो गए, एटसेट्रा, जो आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, चलो सर। इसका मेन एम क्या है, क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट का मेन एम क्या होता है कि टू प्रोवाइड रियल पेशेंट केयर एक्सपीरियंस अंडर सुपरविजन। उनके सुपरविजन, उनकी देख रेख में आप रियल पेशेंट पर आप अप्लाई करो, उस पर एक्सपीरियंस लो, रियल पेशेंट पर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उनके सुपरविजन पर। फीचर्स की बात आती है, फीचर्स में आता है रियल लाइफ पेशेंट केयर। इसमें हम रियल पेशेंट पर हम केयर करते हैं, रियल लाइफ पेशेंट हो गया। सुपरविजन बाय क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होता है, आपके अलग अलग बनाए जाते हैं आपके कॉलेज से, वो सुपरविजन करते हैं। टीम वर्क हो गया, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, ये आप सीखोगे वहाँ पे। हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जो भी आपको सीखने को मिलता है वो आपके अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके वहाँ पे। मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, अब कौन कौन से मेथड है टीचिंग के, क्लिनिकल टीचिंग के, इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी हमने पढ़ा था मेथड ऑफ टीचिंग, और ये है मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखें। ये नहीं कि आप ये क्वेश्चन पूछे और वो लिख के आ जाओ, या फिर वो पूछे ये लिख दो। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, नंबर दे देगा, मान लो 5 है तो 5 में से आपको 2 नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, एक क्लिनिकल टीचिंग है, एक टीचिंग है। नर्सिंग एजुकेशन इज ए प्रैक्टिस बेस्ड डिसिप्लिन। ओके, सो क्लिनिकल टीचिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन टू डेवलप हाईली कॉम्पिटेंट नर्सिंग स्किल्स। अब कौन कौन से मेथड होते हैं इसके, फर्स्ट हो गया बेड साइड क्लिनिक्स। बेड साइड क्लिनिक्स मतलब कोई पेशेंट है बेड पर लेटा हुआ है, अब उसके पास जाकर आपको टीचिंग देना, ये होता है बेड साइड क्लिनिक। इट इज डिजाइन टू इंप्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व नर्सिंग प्रॉब्लम इन रियलिस्टिक सिचुएशन। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू डू नर्सिंग ऑब्जर्वेशन इन सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, अब कोई पेशेंट है वो वार्ड में केवल बेड पे तो लेटेगा, ये थोड़ी कि वार्ड एक कुर्सी लगा रखी है, चेयर लगा रखी है, वहां पे बैठा है, तो अगर वो बैठा रहता तो चेयर साइड हो गया। ये बेड साइड क्लिनिक होती है, बोलते हैं बेड साइड वाइवा लेंगे आपका, वो वाली चीज हो गई।
दूसरा होता है नर्सिंग राउंड। नर्सिंग राउंड क्या होता है? नर्सिंग राउंड मतलब कि एक टीचर होते हैं, चलो मैं आप इसको पढ़ लो, आप इसको समझाता हूँ मैं आपको। Nursing round is an effective method to giving clinical knowledge to student. It is many type of according to the purpose. वैसे तीन मेनली हम तीन टाइप देखेंगे इसका। इन्फॉर्मेशन गिविंग राउंड, इंस्ट्रक्शन राउंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड या चेकिंग राउंड बोल सकते हैं हम इसको। तो अब ये होता क्या है नर्सिंग राउंड में? नर्सिंग राउंड में ऐसा होता है कि जैसे कि आपके कॉलेज के टीचर हो गए या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हो गए, वो सीनियर नर्स के साथ पेशेंट के पास जाएंगे, आपको लेकर किसी पेशेंट के पास गए और वहां पर जाके उस पूरी पेशेंट की हिस्ट्री बताई आपको, कि केस स्टडी बता दी, मतलब कि ये पेशेंट है, इसके पहले ये हो रहा था, ये हाइपरटेंशन का शिकार है, लेकिन इसको वापस से क्या हो गया, इसको सीओपीडी भी हो गया, ठीक है। तो मतलब पूरी चीजें वो आपको बताएंगे। तो वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन दी आपको, तो इन्फॉर्मेशन राउंड हो गया। अगर कोई हमारे उस पर प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन राउंड हो जाएगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि कोई अगर उसको जो भी हमने ट्रीटमेंट किया है उसको, उसके कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड हो गया। वर्ड टीचिंग क्या होता है? वर्ड टीचिंग इज सप्लीमेंट दैट क्लासरूम थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन। इट हेल्प स्टूडेंट इन करेक्ट एप्लीकेशन साइंटिफिक नर्सिंग प्रिंसिपल। ओके, नॉर्मल अगर हम देखें तो वर्ड के बारे में टीचिंग देना, नॉर्मल लैंग्वेज में बताया तो वर्ड क्लास क्या होता है? वर्ड क्लास इज एम टू करंट क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड टू द स्टूडेंट इन द वर्ड। वर्ड के अंदर आपकी क्लास लग जाए, वर्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे। अब आप एक तो ये और ये आते नहीं है आपके, कम पूछे जाते हैं। एक ये वर्ड क्लिनिक भी कम पूछा जाता है, ठीक है। पेशेंट फैमिली सेंटर्ड अप्रोच, ये भी कम पूछा जाता है लेकिन। और हाँ, कॉन्फ्रेंस ये पूछते हैं, कॉन्फ्रेंस हो गया, नर्सिंग राउंड हो गया, बेड साइड क्लिनिक हो गया। इसमें नर्सिंग राउंड तो आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। पेशेंट विद फैमिली सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है? पेशेंट इज असिस्टेड एंड फैमिली मेंबर आर इन्वॉल्व टू थेरापेटिक पर्पस, ओके, टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड इलनेस। देखो, जैसे हम फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देते हैं और पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि ऐसा है कि इनके साथ ऐसा बिहेव करना है आपको, इनको ज़्यादा है ऑयली खाना नहीं देना, ज़्यादा फैटी वाला खाना नहीं देना, लो फैट डाइट देनी है इनको। तो वो सब अपन जो भी अवेयरनेस फैला रहे हैं वो सब इसके अंदर आता है। कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस क्या होता है? देखो, इट इज एन एक्ट काउंसलिंग टू इंडिविजुअल और ग्रुप इन फॉर्मल सेटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस। द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, द टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस इज क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस। अब देखो, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर ग्रुप कॉन्फ्रेंस है। या ओरल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जैसे आपकी क्लिनिकल है, वो आप आफ्टर क्लिनिकल हो चुकी है, क्लिनिकल के बाद में आपको, ड्यूरिंग नहीं, क्लिनिकल के बाद में जो भी आपको सिखाया जाता है उसके बाद में सिखाया जाता है। इसी जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में लेके चलते पर कि अब आपने आज पूरे दिन में क्या किया, जो भी आपके 5 घंटे या फिर 2 घंटे मान लो, 2 घंटे या फिर 1 घंटा मान लो, 1 घंटा आपको क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए लेकर गए, आपने कैसा वहाँ पे बिहेव किया, कैसा आपने परफॉर्मेंस दी वहाँ पे जाके आपने, तो उन सभी के बारे में आपको ड्यूटी खत्म होने के बाद में, जो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग खत्म थी उस दिन खत्म होने के बाद में आपको उसके बारे में फीडबैक दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर आपने मिस्टेक करी है, ऐसा आपको करना चाहिए था, लेकिन आप उसके साथ ये करके आ गए हो, ठीक है। वो ओवरऑल चीजें कॉन्फ्रेंस के अंदर आती है। अगर एक को बताए तो इंडिविजुअल हो गया, पूरे ग्रुप को बताए तो ग्रुप कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। पर्पज ऑफ या ऑब्जेक्टिव्स, पर्पज या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू डेवलप क्लिनिकल स्किल्स, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, डायग्नोसिस कैसे करना है, असेसमेंट कैसे करना है, तो क्लिनिकल है वो स्किल्स डेवलप होगी आपकी। अब आप हॉस्पिटल में ये पोस्टिंग लग रही है, वो क्लिनिकल टीचिंग ही तो है। अब आप जा रहे हो हॉस्पिटल में तो आप डायग्नोसिस करना सीख गए, असेसमेंट कैसे करते हैं वो सीख गए, ऑब्जर्वेशन करना सीख गए। टू हेल्प को रिलेटेड थ्योरी विद प्रैक्टिस, ये क्या करता है? थ्योरी को प्रैक्टिकल से इन्वॉल्व करता है, को रिलेटेड करता है, रिलेशन है दोनों में। टू टीच बेड साइड मैनर एंड कम्युनिकेशन विद पेशेंट, कैसे बेड साइड पेशेंट से कैसे कम्युनिकेशन करना है पेशेंट के साथ, है ना, वो सभी इसमें बताया जाता है। इसका उद्देश्य है, पर्पज है या गोल है। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, हमारी जो थिंकिंग प्रोसीजर है वो इससे इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। कैसा सोचना है हमें पेशेंट के साथ कैसा बिहेव करना है, डिसीजन कैसे लेना है, तो वो सभी हमारी इंप्रूव होगी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये नहीं कि आपको केवल ये क्वेश्चन आए तभी ले देना है। अगर आपसे नर्सिंग राउंड पूछ ले, कोई सेपरेट अगर आपसे टीचिंग मेथड पूछ ले, या बेड साइड पूछ लिया, या फिर सपोज आपसे ये पूछ लिया, नर्सिंग राउंड पूछ लिया, तो और इसके अगर ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं है सेपरेटली, तो आप ये भी आप इसमें लिख कर आ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट 5 नंबर, आई थिंक 5 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 5वां यूनिट, 5वां टॉपिक, 5वां चैप्टर, एजुकेशनल या टीचिंग मीडिया।
एजुकेशनल मीडिया या टीचिंग मीडिया बोल सकते हैं हम इसको। होता क्या है ये? टीचिंग मीडिया आर टूल्स और मटेरियल यूज्ड बाय टीचर्स टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। देखो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बता दिया हमें क्या करना है, हमारी लर्निंग को बेटर बनाना है। क्या बनाना है? बेटर बनाना है। तो बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन, जो भी टूल्स, डिजिटल टूल्स, चैनल्स, मीडिया, जो भी हम काम में ले, किसके लिए? हमारी टीचिंग को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव और ईजी बनाने के लिए, तो वो सभी इसके अंदर आती है। तो अगर हम किसी टूल्स का, किसी मटेरियल्स का यूज लेकर हमारी टीचिंग को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना रहे हैं, तो वो टीचिंग मीडिया कहलाता है या एजुकेशनल मीडिया कहलाता है। अब ये काम कौन करेगा? टीचर करेगा। जैसे स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड एक टीचिंग मीडिया का एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम। पर्पज क्या है इसका? तो पर्पज डेफिनेशन में साफ दिख रहा है आपको कि टू मेक लर्निंग इजी एंड क्लियर, इससे हमारी लर्निंग है इजी और क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ ये भी ऐड कर दिया, तो इससे आपको क्या है, तुरंत आपको दिमाग में बैठा यार ये होता है चीज़, बुलेटिन बोर्ड है ये, तो आपके तुरंत दिमाग में आया कि यार ये है। आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये बोर्ड जरूर याद रहेगा, ठीक है ना। तो आपकी जो लर्निंग है उसको ईजी और क्लियर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। टू इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, यार डायग्राम भी आते हैं इसमें। तो टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरीज, आगे बात मेमोरीज और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। मैंने बताया आपको कि ये तो याद रहेगा ही आपको, कौन सा? ये बोर्ड आपको याद रहेगा, डायग्राम ज़्यादा याद रखते हैं कंपेयर इसके लाइनिंग के, थ्योरी के। टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम और एफर्ट से वो बचेंगे। कैसे बचेंगे? अब देखो कैसे बचेंगे। जैसे मैंने डायरेक्ट आपको एक डायग्राम लिया, उसमें बता दिया ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, चलो उठाओ। जबकि अगर जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये है, अब ये देखो इसमें नोटिस बोर्ड हो गया, नोटिस बोर्ड है, इसमें कुछ नोटिस है चिपकाए रखे हैं, पोस्टेड है, पिन पिन कर रखे हैं, ठीक है। ये बुलेटिन बोर्ड होती है, ये ब्लू कलर का भी होता है, कहीं ग्रीन का भी होता है, कहीं व्हाइट का भी होता है। तो ये हो गया, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, टाइम बचा। या मैं इसको लिख के आता कि ये ऐसा बोर्ड होता है, उसमें ये लगे रहते हैं, तो इससे हमारा टाइम बच गया। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवी एड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवी एड्स क्या होते हैं सर? एवी एड्स ऑडियो विजुअल एड्स, एवी एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑडियो विजुअल एड्स होती है। अब इसमें AV aids या audio visual aids are device which can be used to make the learning experience more concentrate, more realistic and more dynamic। हमारी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, उसको कंसंट्रेट बनाने के लिए, मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए, मोर डायनेमिक बनाने के लिए जो भी डिवाइस यूज ले जाते हैं उसको AV एड्स बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन दी इन्होंने, याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पर्पज क्या है AV एड्स की? क्या क्या पर्पज है? टू इम्प्रूव एंड मेक टीचिंग इफेक्टिव, जो हमारी टीचिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए। एनेबल द ऑडियंस टू लुक, लिसन एंड लर्न, जो भी ऑडियंस है वो देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल, ये लाइन आपको सभी में डाल देनी है, कोई भी चीज़ है उसमें आप लाइन लिख के आ सकते हो। टू प्रोवाइड कॉन्सेंट्रेट एक्सपीरियंसेस और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, इट प्रोवाइड ए बेसिक, it provide a basis for more effectiveness essential learning, increase and sustain attention and concentration। देखो अब इसमें कुछ ऐसा समझाने का है नहीं भाई। सपोज आप डायग्राम देख, एक मूवी देख रहे हो, वो आपको ज़्यादा याद रहेगी कंपेयर आप किताब पढ़ रहे हो। तो वही बात है, क्या किया एजुकेशन के लिए हमने, एजुकेशन के लिए भी एक मूवी बना दी, ठीक है, तो आपको वो ज़्यादा याद रहेगी कंपेयर किताब पढ़ने में। इंपॉर्टेंस ऑफ AV एड्स। अब AV एड्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, चलो देखते हैं। फर्स्ट आता है मेक कॉन्सेप्ट क्लियर, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी समझने में। जैसे कि एग्जांपल हो गया मॉडल और चार्ट एक्सप्लेन ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि अब कोई डायग्राम आ गया, ह्यूमन का डायग्राम आ गया, आता है ना, एनाटॉमी पढ़ा था हमने ऐसे करके, तो हमने बता दिया ये नोज होती है, ये एक्सट्रीमिटीज हो गई, ठीक है, लोअर अपर, तो ये आपको समझाने में आसान रहेगा। इधर से मैंने आपको तुरंत समझा दिया कि ये चार्ट हो गया, ठीक है, ये से बढ़ गया, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इंक्रीज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, स्टूडेंट है उनके इंटरेस्ट बढ़ेगा और मोटिवेशन रहेंगे वो। मेक क्लास मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट स्टे अटेंटिव एंड एक्टिव पार्टिसिपेट। जैसे अगर मैं आपको केवल किताब पढ़ाऊँ, हमने देखा था लेक्चर मेथड में, लेक्चर मेथड में आपके मार्क्स साहब आए थे, आपको केवल सुना के गए, वो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो उसमें आप बोर हो गए। जबकि अगर आपके लिए अगर वो डायग्राम लेके आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डमी चीज़ें लेके आती है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मोटिवेट रहोगे आप और इंटरेस्टिंग रहेगा। स्ट्रेंथ मेमोरी, अभी देखा हमने कि डायग्राम ज़्यादा समझ आता है। विजुअल एंड ऑडियो हेल्प्स बेटर रिलेशन टू इन्फॉर्मेशन, रिटेंशन टू इन्फॉर्मेशन, रिटेंशन का मतलब कि आप कितने टाइम तक उसको दिमाग में रख पा रहे हो।
वीडियोस और डायग्राम में टॉपिक्स ईजियर टू रिमेंबर। वीडियो डायग्राम अभी बता दिया, एक वेब सीरीज आ रही है, वेब सीरीज ज़्यादा देर तक आप याद रखोगे, जबकि किताबें कम देर तक याद रखोगे आप। मेक लर्निंग रियलिस्टिक, लर्निंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ सिचुएशन है, उसको कनेक्ट करने के लिए काम मिल जाती है। सेव टाइम, टाइम बचेगा आपका, टाइम कैसे बचेगा आपने देख ही लिया अभी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड, मुलेटी पुष्पराज नहीं, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जो नोटिस बोर्ड है आपके कॉलेज में लगा हुआ है वही बुलेटिन बोर्ड है। ए बुलेटिन बोर्ड इज डिस्प्ले बोर्ड यूज्ड इन क्लासरूम, ऑफिस और पब्लिक प्लेस टू शो नोटिस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल मटेरियल्स और अनाउंसमेंट। इनको शो करने के लिए क्लासरूम में, ऑफिस में, पब्लिक एरियाज में कुछ बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि आप उसको देख कर या इंफॉर्मेशन को गेन कर सको। इट इज़ विजुअल टीचिंग एड दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। ये कौन सा विजुअल एड्स होता है? ये देखो, ये होता है बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोटिस लगाया जाता है कि आज आपकी क्लास नहीं होगी, आज इन स्टूडेंट ने टॉप किया है, तो वो सब क्या इन्फॉर्मेशन हो गई। अगला आता है पर्पस, कि इसका पर्पस क्या है? बुलेटिन बोर्ड का पर्पस क्या है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बता दिया, नोटिस के लिए, ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई, जो भी आपको प्रोवाइड करने में काम ले जाते हैं। इनहेंस लर्निंग, कैन डिस्प्ले चार्ट, डायग्राम एंड एजुकेशनल मटेरियल। इनको लगा दो तो पता रहेगा कि पहले हमारी कितनी प्रोग्रेस थी, अब कितनी प्रोग्रेस हो गई, ठीक है, बढ़ रही है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हो रही है। इंक्रीज इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट आएगा, अगर अट्रैक्टिव रहेंगे, कुछ अच्छे डायग्राम लेकर आए उसमें, कुछ अच्छे अलग अलग कलर से, तो आपका इंटरेस्ट रहेगा उसको पढ़ने में। एनकरेज क्रिएटिविटी, स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट बाई कंट्रीब्यूटिंग मटेरियल्स, कि आप स्टूडेंट्स को बोल दो कि कल रोल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट 60 रोल नंबर तक चलेगा। एक रोल नंबर इस दिन ये काम करेगा, इसको बोर्ड को साफ करेगा, इस पे ये पिन करेगा और डायग्राम लेकर आएगा, कोई किसके कोई किसके, तो उसमें स्टूडेंट भी क्या है पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्रिएटिविटी होगी। अब बुलेटिन बोर्ड के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं? पहला आता है क्लियरिटी, कि जो बुलेटिन बोर्ड है अभी हमने देखा नोटिस बोर्ड, वो क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ रहना चाहिए, जिससे आसानी हो पढ़ने में। ओके, जो भी लेटर है वो ज़्यादा ना तो बड़े होने चाहिए ना छोटे होने चाहिए, अट्रैक्टिव लगे, वो अलग अलग कलर का यूज ले, ब्राइट कलर का, नीट अरेंजमेंट हो, रेलेवेंस हो, डिस्प्ले ओनली यूजफुल एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि भाई अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए हमने लगा दिया कि उस पर लिख दिया हमने कि 5th क्लास के स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे, 5th क्लास की आज क्लास नहीं होगी, जबकि आपका नोटिस बोर्ड किसका है? कॉलेज लेवल का है, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए आपको 5th सेमेस्टर की, ना कि 5th क्लास की। ये बात है, मतलब कि जो क्लास है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बेस्ड ऑन नीड। वेराइटी, इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, चार्ट्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, आर्टिकल्स एंड नोटिस, ये भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मास मीडिया, मास मीडिया क्या होता है सर? मास मीडिया का मतलब होता है कि कम टाइम में, यानी कि एक टाइम में एक ही सूचना को बहुत सारी जगहों पर पहुंचाना, ये होता है मास मीडिया। जैसे कि आपके अखबार आता है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, तो वो क्या हो गया? एक मास मीडिया हो गया। आप मोबाइल में देख रहे हो, सोशल मीडिया पर आप कोई रील डालते हो, इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर दी, अब एक ही टाइम पर बहुत सारे व्यूज आ गए, मिलियंस में व्यूज आ गए, तो एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ देखी या उसको इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया, तो वो होता है मास मीडिया। जैसे मेरी क्लास है, अभी ये क्लास चल रही है, इस क्लास को मैंने एक ही टाइम पर बहुत सारे व्यूज आएंगे अभी, तो वो क्या हो गया? मास मीडिया का एक एग्जाम्पल हो गया। मास मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंट टू रीच मास ऑडियंस। मास मतलब कि एक तरीके से लार्ज लार्ज मेंबर्स, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। इट इज द प्राइमरी मीन्स कम्युनिकेशन यूज टू रीच ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के वास्ट ज़्यादा मेजोरिटी तक पहुंचाना। द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ मास मीडिया न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स आ गया, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। आजकल तो ये बहुत चल रहा है, इंटरनेट। टाइप्स ऑफ मास मीडिया, अब मास मीडिया के तीन तो मेनली तीन टाइप होते हैं, लेकिन 4 और हमने टाइप ऐड कर दिया। वैसे तो ये और ये एक ही है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, अलग कर दिया इसको। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया मतलब कि कोई भी चीज़ प्रिंट करी और हमने फिजिकली दे दी सबको, तो न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, फिजिकली सबके पास पहुंच चुका है। मैगजीन्स हो गई, जर्नल्स हो गए और बुक्स हो गई, ये प्रिंट मीडिया में गया। ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब कि रेडियो टेलीविजन आपके ब्रॉडकास्ट में आ गए, या ब्रॉडकास्ट को अपन एक नाम और दे सकते हैं, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक आता है डिजिटल मीडिया या एडवांस्ड मीडिया, तो ये क्या होता है? इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, जो भी आपकी यूट्यूब पर क्लास चल रही है वो डिजिटल मीडिया के अंडर आती है। आउटडोर मीडिया जैसे पोस्टर हो गया, बैनर, बिलबोर्ड हो गया, होर्डिंग हो गई, ठीक, होर्डिंग्स लग रही है आपके, आप जैसे ही आप किसी सड़क पर या रोड पर रास्ते में चलोगे, आपको होर्डिंग देखने को मिलेगी, इस कोचिंग की होर्डिंग, कभी ये
सरकार की, कभी इसने ये किया, इसको जिताओ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, वो होर्डिंग्स लगी रहती है। अगला टॉपिक आ चुका है, यूनिट नंबर 6 की तरफ आ चुके अपन। 5 यूनिट सकुशल हमने कंप्लीट कर लिया। टाइम देख सकते हो आप कितना टाइम हुआ है, ठीक है। कंप्लीट आज ये यूनिट करके ही दम लेंगे, पूरी करके ही कंप्लीट सिलेबस करके ही बैठेंगे हम। असेसमेंट, इतनी जल्दी साथ थोड़ी छोड़ेंगे आपका। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट असेसमेंट मतलब कि किसी को असेस करना, किसी को असेस करना, किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, वो असेसमेंट कहलाता है। हमने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ी थी, नर्सिंग प्रोसेस पढ़ी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, उसमें असेसमेंट नाम का एक टॉपिक आया था, फर्स्ट पॉइंट आया था असेसमेंट। वैसा ही असेसमेंट यहाँ पर है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ gathering and interpreting evidence on change in the behavior of all students as they progress through schools। कि हमने क्या किया, उसको मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को या फिर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमने बहुत सारे टूल्स का यूज लेकर उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया, गैदरिंग की और इंटरप्रेटिंग किया और उस पर इवेल्युएट किया कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ कमी नहीं आ रही है। तो वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? असेसमेंट कहलाती है। उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, गैदर करना, उसको लेना। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन असेसमेंट मेथड्स। अब असेसमेंट मेथड कैसे सेलेक्ट करें अपन? कि जो भी असेसमेंट है, जो भी हमें असेस करना है, वो मेथड से मैच करना चाहिए। मतलब कि सपोज हमें किसी स्टूडेंट की नॉलेज नॉलेज या फिर स्किल्स देख लेते हैं। हमें किसी स्टूडेंट की स्किल्स क्या करनी है? असेस करनी है। तो स्किल असेस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसका रिटन टेस्ट लेंगे क्या? नहीं सर, रिटन टेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि कैसे पता चलेगा स्किल्स का? तो हम उसका क्या करेंगे? स्किल्स के लिए हम उसको या तो जैसे किसी को अगर इंजेक्शन लगाना आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है इंजेक्शन का, कंप्लीट लगाया जाता है वो अच्छे तरीके से, स्किल से उसके अंदर इंजेक्शन की, लेकिन उसको हम कैसे असेस करें? उसको असेस करने के लिए हम उसको प्रोसीजर करवाएंगे। तो प्रोसीजर कराएंगे तो एग्जाम्पल क्या हो गया? रिटर्न डिमोनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और प्रैक्टिकल हो गया। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको स्किल्स को असेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं अगर हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले किसका? एटीट्यूड का। एटीट्यूड का, तो एटीट्यूड को कैसे? एटीट्यूड को भी हम असेस करेंगे किससे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यार ये बंदा है, इसमें बहुत एटीट्यूड है। अब वो लिखेंगे थोड़ी हम, ठीक है ना। इट शुड बी, तो जो मेथड है वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव से मैच करने चाहिए। जो मेथड है हम काम में ले रहे हैं, चाहे से वो रिटर्न हो गया, ऑब्जर्वेशन, ओरल टेस्ट हो गया, इधर से प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, असाइनमेंट हो गया, वो सभी क्या है? मेथड है ये असेसमेंट के। तो असेसमेंट के जो मेथड है वो वैलिड होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। शुड बी ऑब्जेक्टिव्स एंड अनबायस्ड। ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड होने चाहिए। अनबायस्ड मतलब कि जिसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। पार्शियलिटी मतलब कि पक्षपात करना। अब पक्षपात से आप सब समझ सकते हो, आपके कॉलेज में भी होता होगा, ठीक है। आप सबके पास, सबके होता है, आपके भी होता होगा कि किसी बच्चे को तो हमेशा अच्छे नंबर मिलते हैं, किसी को कम देते हैं, ठीक है, मिलते हैं ना 25 में से। प्रैक्टिकल मार्क्स बोल सकते हैं अपन इसको, इंटरनल मार्क्स, तो होता है सब में। तो वो नहीं होना चाहिए। शुड बी फेसिबल एंड प्रैक्टिकल। जो मेथड है वो प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक देना चाहिए। शुड बी कवर ऑल डोमेन्स ऑफ लर्निंग। कंप्लीट उसका लर्निंग के ऑल डोमेन्स करें। जैसे कि फर्स्ट आता है आपके पास, इधर आता है नॉलेज और एटीट्यूड्स का। स्किल्स का तो मैंने समझा दिया, स्किल का मैंने समझा दिया है। अब नॉलेज और एटीट्यूड का भी देख लेते हैं। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज इज द कैपेसिटी टू एक्वायर, रिटेन एंड यूज इन्फॉर्मेशन, ए मिक्सचर ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एक्सपीरियंसेस एंड स्किल्स, ठीक है। ये नॉलेज हो गई। नॉलेज की डेफिनेशन है कुछ नहीं। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज मतलब कि किसी भी चीज़ को, अगर आपके अंदर नॉलेज ज़्यादा होगी तो आप तुरंत उसको क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन को यूज ले लोगे। अगर आपको पता है कि फार्मा में कौन सी ड्रग कहाँ पे काम लेनी है, किसी ने पूछा तो आप, अगर आपको नॉलेज है तो आप तुरंत जवाब दोगे कि ब्लड बीपी की है, बीपी में हम बोल लेते हैं एमलोडिपिन काम में ले सकते हैं, तो तुरंत आपने बता दिया। जबकि दूसरा बच्चा, उसको नॉलेज है ही नहीं, तो बोलेगा सर डायक्लो ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नॉलेज है तो उसको अप्लाई करना। एटीट्यूड्स, एटीट्यूड को क्या डिफाइन करें अब? एटीट्यूड रेफर्स टू, ठीक है, अच्छा। एटीट्यूड आप सबको बताया, अपने राय दो। एटीट्यूड क्या होता है? इसकी आप एक लाइन में आपको कमेंट करना है इसका, ठीक है, क्या होता है एटीट्यूड? बता रखा है पहले भी, बताओ। अब मेथड है कुछ, मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड नॉलेज। तो अभी मैंने बताया आपको कि नॉलेज के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, मैचिंग शॉर्ट आंसर हो गया, इससे हम असेस कर सकते हैं किसको? असेस, इसको, नॉलेज को। जबकि एटीट्यूड है, इसको एटीट्यूड स्केल के थ्रू हम असेस कर सकते हैं। इसकी स्केल होती है इवेल्युएशन। नेक्स्ट आता है क्या? इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है? लास्ट प्रोसीजर थी आपके नर्सिंग प्रोसेस में, लास्ट 5वें नंबर की जो आपके पॉइंट था, 5वां छठा, ठीक है। अगर कुछ इंटरवेंशन और
इम्प्लीमेंटेशन को अलग जोड़ते हो तो 6 नंबर हो गए, और अगर नहीं जोड़ लेते हो तो 5 नंबर हो गए। तो 5 नंबर की प्रोसेस थी आपकी इवेल्युएशन। Evaluation is the systematic process of collecting and interpreting information to determine the effectiveness of teaching and learning activities। आपने कैसे पढ़ाया, क्या किया, वो सब किससे पता चलता है? इवैल्यूएशन के से पता चलता है। नॉर्मल डेफिनेशन बहुत इजी समझो कि इट हेल्प्स इन जजिंग द वैल्यू, क्वालिटी एंड आउटकम्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स, मेथड एंड टूल्स यूज टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूज लेने वाले मेथड टूल्स है, उन सबको हमने यूज लिया किसके लिए? वैल्यूज, क्वालिटीज और के आउटकम्स के लिए, उनको जज करना कि ये कैसा है। सपोज मैंने जैसे कि ये ले लिया, वन शॉट कराया मैंने अभी, ठीक है, हर बार भी कराता हूँ, इस बार भी कराया, वन शॉट कराया, तो जैसे मुझे अब पता चल जाएगा, कमेंट करेंगे कि सर अच्छा था या क्या कमी थी, क्या नहीं थी, तो मुझे क्या है पता चल जाएगा मेथड का यूज लेकर। जैसे मैंने इसका यूज ले लिया वन शॉट का, वन शॉट क्या हो गया यहाँ पे, ये कंप्लीट क्लास क्या हो गई, मेथड हो गया एक तरीके से। क्वालिटीज़ का पता करने के लिए कि कैसी क्वालिटी है इसमें वीडियो में, इससे स्टूडेंट क्या करेंगे, जज करेंगे मुझे कि सर ये कमी थी, ये नहीं थी, तो इससे मेरी हेल्प मिलेगी किसमें, इवेल्यूएशन करने के लिए कि क्या कमी रही, आगे क्या सुधार करना है, क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो ये प्रोसीजर क्या होती है, इवेल्यूएशन होती है। इवेल्यूएशन है इसमें OSCE, ये इंपॉर्टेंट है। OSCE क्या होता है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। होता क्या है ये, इसमें स्टूडेंट को रोटेट किया जाता है। जैसे अभी आपको भी क्या है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, उससे फिर तीसरे वार्ड में, फिर से चौथे वार्ड में, ऐसे ग्रुप में आपको रोटेट किया जाता है क्लिनिकल पोस्टिंग में। वैसे ही इसमें भी रोटेट किया जाता है स्टूडेंट को उसकी स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड को पता लगाने के लिए। अब इसमें 5 स्टेशन होते हैं मेनली, आइडियल कितने, 5 स्टेशन होते हैं। कौन कौन से स्टेशन होते हैं? प्रोसीजर स्टेशन, इनमें उनको गुजरा जाता है। पहले स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आए, फिर यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे इनको एक से 1 बाय 1, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में से गुजरा जाता है, निकाला जाता है, जिससे उनका टेस्ट दिया जा सके। जैसे कोई स्टूडेंट आया, उसको पहले प्रोसीजर स्टेशन में लेकर आए और उससे बोला कि चलो कोई भी प्रोसीजर करके दिखाओ, बता दी, बेड मेकिंग या इंजेक्शन ड्रेसिंग एटसेट्रा, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बता दी। अब उन्होंने कर दी। फिर उसके बाद में यहाँ पर लगाए, कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया, कोई भी आंसर दो, जैसे मैंने उसका ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पूछ ली। ऑब्जर्वेशन स्टेशन, इसमें क्या है, उसकी रिजल्ट इंटरप्रेटिंग, फाइंडिंग और रिजल्ट व्याख्या की जाती है उसके रिजल्ट पर। ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कैसा कर रहा है। फिर आता है कम्युनिकेशन स्टेशन, तो इसमें पेशेंट के साथ उसको इंटरेक्ट करना रहता है कि पेशेंट से कैसे बात कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो वो सभी ये 4 स्टेशन है, वैसे 5 होते हैं, अब यहाँ पर मेनली 4 बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, तो अभी हमने बता दिया कि स्टूडेंट को रोटेट किया जाता है डिफरेंट स्टेशन पर। ईच स्टेशन हैज स्पेसिफिक टास्क एंड टाइम, स्पेसिफिक टास्क और टाइम दिया जाता है। टास्क की बात कर ली, किसी में क्वेश्चन पूछ लिया, किसी में प्रोसीजर करवा दी, और लिमिटेड टाइम रहता है। कितना टाइम होता है, 5 से 10 मिनट का होता है। चेक लिस्ट, हमारे पास पूरे स्टूडेंट की चेक लिस्ट होती है, नाम लिखा रहता है, यहाँ पर स्टेशन लिखे रहते हैं, ठीक है, कैसा परफॉर्म किया उसमें हम वो करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव है, उसको टिक करते रहते हैं, चेक लिस्ट हो गया। ट्रेंड एग्जामिनर ऑब्जर्व एंड मार्क परफॉर्मेंस, कोई ट्रेंड एग्जामिनर होता है, वो इसको परफॉर्म को ऑब्जर्व करता रहता है, दूर बैठा बैठा ऑब्जर्व करता रहता है कैसे चल रहा है। उसके बाद में वो क्या है, उसको मार्क देते हैं, कितने नंबर आए इसके। बहुत प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल स्किल्स आर टेस्टेड, दोनों इसमें यूज ली जाती है। जैसे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कहाँ पे ले ली यूज, यहाँ पे प्रैक्टिकल ले ली। थ्योरेटिकल कहाँ पे ली, तो थ्योरेटिकल यहाँ पे ले ली पूछ के। चैप्टर नंबर 7, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस क्या होता है, चलो, गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियली टू हिमसेल्फ एंड सोसाइटी। इट इज द हेल्प गिवन बाय ए पर्सन टू अनदर इन मेकिंग चॉइस एंड एडजस्टमेंट इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, उसको क्या है कि कोई प्रॉब्लम है कि मेरे साथ यार ये हुआ और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अब मैं क्या करूँ आगे। उसको उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, करियर से रिलेटेड हो गई, फैमिली से रिलेटेड हो गई, कुछ फ्रेंड से रिलेटेड हो गई, एटसेट्रा, जो भी उसकी जॉब से रिलेटेड हो गई। तो उसको क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान नहीं मिल पा रहा, उसको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हेल्प दी जाती है, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हेल्प दी जाती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन मिलता है, वही क्या कहलाता है, गाइडेंस कहलाता है। अब गाइडेंस से कोई भी दे सकता है गाइडेंस, एवरीवन, एनीवन। फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स में, टू हेल्प सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टू हेल्प एजुकेशन एंड करियर प्लानिंग, बताई थी आपने कि किसी भी चीज़ की उसको गाइडेंस मिल सकती है। टू अचीव पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इसमें उसको हेल्प मिलती है।
टाइप्स ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के टाइप हमने देख लिए, जैसे कि एजुकेशन की मैंने बताया कि उसको कोई कोर्स से रिलेटेड है कि यार मैं कौन सा कोर्स करूँ, अब बीएस नर्सिंग तो कर ली, अब मैं नॉट सेट करूँ या एमएससी नर्सिंग करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको गाइडेंस दे दी। सिलेक्शन के लिए कोर्स सिलेक्शन के लिए हो गया, एग्जाम से रिलेटेड हो गया, स्ट्रेस हो उसको तो हो गया, स्टडी हैबिट है पढ़ा नहीं जा रहा तो आपने उसको क्या गाइडेंस दे दी। वोकेशनल गाइडेंस में आता है कि वोकेशनल जहां भी वर्ड आता है उसका मतलब है कि पैसा, क्या है, पैसा, मनी, राइट, करियर और जॉब। पर्सनल गाइडेंस आ गया, पर्सनल गाइडेंस मतलब कि हेल्प इन इमोशनल, सोशल एंड पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड हो तो वो पर्सनल गाइडेंस के अंदर आती है। अब गाइडेंस से कोई भी दे सकता है, आपके टीचर दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी दे सकता है। जबकि काउंसलिंग कौन देता है, काउंसलिंग कौन करता है, एक प्रोफेशनल काउंसलर ही काउंसलिंग कर सकता है। ये लो सर, काउंसलिंग की भी बात कर लेते हैं। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस हेल्पिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। एक काउंसलर हो गया, एक क्लाइंट हो गया, या जिसको अपन क्लाइंट को क्या बोलेंगे, क्लाइंट को हम बोलते हैं सर काउंसली। एक काउंसलर होता है, एक काउंसली होती, काउंसलिंग होता है और एक काउंसलर होता है, उसके बीच में काउंसलिंग की प्रोसेस चलती है। काउंसलिंग की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, याद रखें, वेयर द क्लाइंट इज हेल्प्ड टू अंडरस्टैंड एंड रिजोल्व देयर मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनको वो हेल्प मिलती है और एक प्रोफेशनल काउंसलर इसको काउंसलिंग करता है टू सॉल्व पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। काउंसलिंग कहाँ कहाँ दी जाती है और क्या क्या हेल्प करती है काउंसलिंग, काउंसलिंग के गोल क्या क्या है, तो इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, दोनों में थोड़े सेम ही है, दोनों सिमिलर टाइप है, टू प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, टू हेल्प एजुकेशनल करियर प्लानिंग, टू पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। काउंसलिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो काउंसलिंग प्रोसेस हो गई, एक आपके करिकुलम की प्रोसेस हो गई। अगर जिसने ये पूरा जो वन शॉट है इसको सही तरीके से पढ़ लिया, याद कर लिया, एक दो बार इसकी क्लास ले ली और इसको दिमाग में बैठा दिया, याद कर लिया, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो फेल हो जाए। ये मैं लिख के देता हूँ, अगर इसमें से सही तरीके से पढ़ लिया अगर, तो अब ये आप वीडियो चालू करके सो रहे हो तो वो वैसा नहीं है। अगर इसको और बाद में आप फेल हो जाओ तो आप बोलोगे सर आपने बोला था कि नहीं हो गए हम तो 3 बार देखा हमने, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने इसको कंप्लीट देखा है तो फेल नहीं हो सकते आप। ये मैं लिख के बोलता हूँ, आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि क्वालिटी देखो एक बार आप कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। काउंसलिंग प्रोसेस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, कैसे काउंसलिंग करनी है। सबसे पहले कोई काउंसलर आया, काउंसलर है, काउंसलिंग जिसको करवानी है वो काउंसलिंग आया, क्लाइंट आया, तो उसके सामने क्या हमें फील करना है, कैसे हमको उसको डील करना है, ट्रीट करना है उसको। सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वो पूरी स्टेप होती है, वो काउंसलिंग प्रोसेस में आती है। इट्स एम इज टू हेल्प पर्सन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, मेक बेटर डिसीजन एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। इसमें क्या होता है कि उसको हेल्प मिलती है अंडरस्टैंडिंग में, उसकी प्रॉब्लम का डिसीजन मिलता है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में। स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, सॉरी, स्टेप्स क्या क्या होती है इसकी, काउंसलिंग की प्रोसेस की स्टेप्स क्या क्या होती है। अब टाइम देख लो, अभी तक पानी तक नहीं पिया मैंने। स्टेप्स क्या क्या है इसकी, फर्स्ट स्टेप्स आती है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। सबसे पहले तो एक दोनों के बीच में, काउंसलर और क्लाइंट है, उन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप बनाओ, एक फ्रेंडली एनवायरमेंट लेके आओ, फ्रेंडली, जिससे वो सामने वाला है वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। ठीक है, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट पैदा पैदा करो, बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट विद क्लाइंट, क्लाइंट है वो कंफर्ट हो जाए जिससे आपको प्रॉब्लम बता सके। It helps the client feel safe and free share to their feelings. The counselor listen carefully, show respect and gives emotional support. Okay. असेसमेंट, दूसरी प्रोसेस क्या आती है, असेसमेंट आती है दूसरी स्टेप। असेसमेंट में क्या होता है कि जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है हमें, उसके बारे में हमें असेस करना है। अब असेस कैसे कर सकते हैं उसको, मतलब प्रॉब्लम को समझना है एक तरीके से, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको, या कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दिस हेल्प टू नो व्हाट द क्लाइंट नीड एंड मेन इश्यूज। इससे पता चलता है कि क्लाइंट चाहता क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है, इससे पता चलता है। ठीक है, सेटिंग गोल्स, फिर हम गोल सेट करेंगे, काउंसलर और काउंसलिंग, क्लाइंट और काउंसलर है वो दोनों मिलकर गोल सेट करेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और आपको ये चाहिए, आपके पास पैसे तो है नहीं और आपको क्या है, कार चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है आपके पास, कार लेनी है आपको। ठीक है, तो गोल सेट कर लिया, क्या है, गोल कार हो गई। अब इंटरवेंशन क्या होगा, इंटरवेंशन मतलब कि अब आपको करना क्या है, उस कार लेने के लिए आपको क्या करना है वो काउंसलर बताएगा। जैसे मैं काउंसलर हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा तुम्हें कार लेनी है, तो चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप पढ़ाई करो और उसके बाद में पैसे कमाओ, उसके बाद में कार लो, ये आपको करना है काम। तो इंटरवेंशन हो गया, फिर आपने पढ़ाई की और कार खरीद ली आपने, तो ये होता है इंटरवेंशन में।
द काउंसलर यूज डिफरेंट टेक्निक टू हेल्प क्लाइंट्स प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपकी प्रॉब्लम थी कार लेना, मैंने डिफरेंट टेक्निक यूज ली कि यार कहीं से एक काम करते हैं चोरी करके ले लेते हैं, तो यार वो टेक्निक तो काम में नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा कि आपको एक काम करते हैं कि आप पहले पढ़ो, उसके बाद में आप अच्छे पोस्ट पर जाओ, एम्स एम्स में जाओ, एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनो, फिर आप काट लो। तो ये अच्छा है टेक्निक, तो ये टेक्निक हमने काम में ली। दिस इज इंक्लूड एडवाइस। इसमें क्या क्या हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, टीचिंग न्यू स्किल्स हो सकती है, आपको मैं अच्छा तरीका बता सकता हूँ, आपके अंदर पॉजिटिव वे ला सकता हूँ कि क्या काम है काम, इससे कार कार मत खरीदो, बस खरीदो, बस से पैसे आएंगे, आप बस को चलाओ, ठीक है। तो ये सब बता सकता हूँ मैं आपको। क्लाइंट टेक एक्शन टू मेक चेंज इन देयर लाइफ, और क्लाइंट है उसको एक्शन को लेगा, एक्शन करेगा और अपनी लाइफ में चेंज करेगा। टर्मिनेशन फॉलो अप, अगर अगर क्या है, आपको कार मिल चुकी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी काउंसलिंग। अगर नहीं मिली है तो फिर हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे कि अब कार ये भी कर लिया आपने, फिर भी आप कार खरीद नहीं पाए, तो फिर तो हमें दूसरी टेक्निक यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो होती है फॉलो अप, ठीक है। आई बात समझ में। लास्ट आ चुके हैं एथिक्स, यूनिट नंबर 8। एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स मतलब कि क्या गलत है क्या सही है उनके बारे में पता होना ही एथिक्स होता है। और नर्सिंग में एथिक्स का बहुत अच्छा रोल होता है, पेशेंट के क्या राइट्स है क्या नहीं है उनके बारे में बताना, ठीक है। एथिकल बेस्ड टीचिंग क्या होती है, इथिकल या एथिकल बेस्ड टीचिंग मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स इन फेयर ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वे, सो दैट लर्निंग हैपन्स इन सेफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अब अगर आप पढ़ाई में एथिकल बेस्ड टीचिंग लेकर आ रहे हो यूज, तो मतलब कि स्टूडेंट के लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन से एग्जाम्पल उनको देने चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ सके, कौन से नहीं देने चाहिए क्योंकि वो गंदे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी के साथ। अब जैसे मैंने बताया चोरी करने का, तो अगर एथिकल बेस्ड नहीं होती तो मैं बोलता कि चोरी कर लेते हैं, काम करते हैं, पैसे तो आएंगे कम से कम, तो वो एथिकल बेस्ड नहीं है, आप पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे भी क्या है, एथिकल बेस्ड टीचिंग होती है। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो फर्स्ट आता है यूज ऑफ रिसर्च। रिसर्च में काम में लेते हैं इसको, कैसे काम में लेते हैं, अलग अलग राय देते हैं अपनी, ठीक है। स्टडी से स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग, ये स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग होती है। इसमें स्टूडेंट की क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है, उसको क्या एबिलिटी है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन लर्निंग थ्रू टॉकिंग, पार्ट प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। इससे एक्टिव लर्निंग होती है। जैसे कि मैंने आपसे को कोई क्वेश्चन दे दिया कि अब मैंने दिया था आपको कि एटीट्यूड का दिया था, एटीट्यूड का कुछ इस पूरी लाइन को पढ़ के आप कमेंट करो कि आप क्या समझे इससे। तो इससे क्या होगा, आप में एक्टिव लर्निंग रहेगी, आप समझ पाओगे, आपसे क्वेश्चन पुटअप करो, ठीक है। असेसमेंट एंड फीडबैक, असेसमेंट एंड फीडबैक, तो जैसे आपने असेसमेंट फीडबैक दिया मुझे कि सर पूरा चैप्टर तो अच्छे से समझ में आया लेकिन जो 8वां है वो थोड़ा सही समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो, मेरी टीचिंग है उसमें इंप्रूवमेंट करता रहूँ, तो वो एथिकल बेस्ड हो जाएगी। कोलेब्रेशन हो गया, कोलेब्रेशन मतलब कि मैं किसी दूसरे के साथ कोलेब्रेट कर दूँ, कोलेब्रेट हमने पहले समझ लिया, ठीक है। तो ये इसी के साथ कंप्लीट आपके वन शॉट होता है। तो कैसा लगा आपको पूरा क्लास लेकर, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आपके पूरी रिवीजन क्लास हो चुकी है, पूरा ही क्लास का रिवीजन हो चुका है वन शॉट में, कंप्लीट सिलेबस का। एजुकेशन टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है या नर्सिंग एजुकेशन है, उसका कंप्लीट आपका सिलेबस का वन शॉट हो चुका है। कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, मस्त रहे, बाकी सब आपके हाथों में है। आपके हाथों में कैसे है, जितना आप लिखोगे अच्छा उतना आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाके ले सकते हो। बाकी तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ, नए जोश जुनून के साथ, पागलपन के साथ। राधे राधे।